वेलकम बच्चों इन दिस अनदर लेक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। ऑलमोस्ट हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब कंप्लीट हो चुका है। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेल्स, उसके बाद हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एनाटॉमी, उसके बाद हमने मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है उसके बारे में डिस्कशन किया, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, पूरा प्रेगनेंसी, कौन से हार्मोन्स प्रेगनेंसी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इवन हम पार्चुरेशन तक का जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अब हमारा जो आज का लेक्चर रहेगा वो फाइनल कुछ पॉइंट जो हैं मिसेलेनियस पॉइंट्स रह गए हैं उनके बारे में डिस्कशन हम करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस जो हैं आते रहते हैं और हम आज यही पार्ट करेंगे। आज जो हम तीन चीज़ें मेनली पढ़ने वाले हैं उसमें एक हम डिस्कशन करेंगे मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में, क्योंकि पार्चुरेशन के बाद जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होगी और बच्चा जन्म लेगा तो उसकी फीडिंग के लिए मैमल्स में पर्टिकुलरली जो है मेमोरी ग्लैंड्स से मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो हम मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और इसके अलावा हम आज दो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, एमनियोसेंटेसिस और कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि इन पर क्वेश्चंस पास्ट में आए हुए हैं, फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। और एक हम आज और बात करेंगे ईस्ट्रस साइकिल की, जो कि रिप्रोडक्टिव साइकिल है मैमल्स का, अदर देन फ्यू प्राइमेट्स जो हैं उनमें जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है। जैसे ह्यूमन में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है फीमेल का उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, लेकिन जो बाकी मैमल्स हैं और कई सारे इवन प्राइमेट्स भी जो हैं उनमें जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है उसे हम ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं। तो हम आज थोड़ा सा ईस्ट्रस साइकिल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन विथ मेमोरी ग्लैंड्स। तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि ह्यूमन में जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, एक तो हमें ध्यान रखना है कि जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं दीज आर मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड। एक हम पेज ऐड कर लेते हैं और कुछ पॉइंट जो हैं यहाँ लिख लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो स्वेट ग्लैंड्स है मॉडिफाइड, जो मेमोरी ग्लैंड है दीज आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड या मॉडिफाइड सूडोरिफेरस ग्लैंड्स होती है ये, करेक्ट बच्चों। और जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं बच्चों उसमें बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं मेमोरी ग्लैंड में। एक उसका एडिपोज टिश्यू होता है, उसमें एडिपोज टिश्यू, और जो एडिपोज टिश्यू है वो वेरिएबल अमाउंट में होता है, और जो वेरिएबल साइज ऑफ ब्रेस्ट जो होती है इज़ बिकॉज ऑफ द वेरिएबल अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू। और दूसरा जो मेमोरी ग्लैंड में पार्ट है वो उसका ग्लैंडुलर टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू जो होता है। तो ये देखिए आप कि हमारे पास यहाँ ये एक, सबसे पहले हम राइट में देख लेते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। तो देयर यू कैन सी कि जो एक एलिवेशन है उस एलिवेशन को हम निप्पल कहते हैं, और निप्पल के चारों ओर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक डार्क पिगमेंटेड एरिया है। इस डार्क पिगमेंटेड एरिया को हम एरियोला कहते हैं। डार्क पिगमेंटेड एरिया जो निप्पल्स के चारों ओर होता है उसे हम एरियोला कहते हैं। और हमें ध्यान रखना है कि ये जो एरियोला होता है इस पर कई सारी मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड्स भी होती है, मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड्स। ओके, नाउ कम टू दिस पार्ट ऑफ द डायग्राम। यहाँ देखिए आप, यहाँ हमें ब्रेस्ट में इसमें हमने एक वर्टिकल सेक्शन बनाया हुआ है यहाँ, और ये जो एरिया है, ये जो ब्राउन कलर का आपको टिश्यू दिखाई दे रहा है ये सारा एडिपोज टिश्यू है बच्चों। और इस एडिपोज टिश्यू के बीच में, यहाँ डायग्राम वैसे मैंने बना नहीं रखा है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इस एडिपोज टिश्यू के बीच में और पीछे यहाँ पर एक हमारे मसल्स होते हैं, पेक्टोरलिस मसल्स हैं, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। तो वहाँ से इस तरह से इस स्किन के बीच में कुछ लिगामेंट्स होते हैं, और इन लिगामेंट्स को हम सस्पेंसरी लिगामेंट हैं बेसिकली, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स जिन्हें हम कूपर्स लिगामेंट भी कहते हैं। और ये जो कूपर्स लिगामेंट है इट होल्ड द एंटायर वेट ऑफ द ब्रेस्ट जो है वो इस कूपर्स लिगामेंट से होल्ड रहता है।
ओके, इधर आ जाएं हम नीचे वाले डायग्राम में देखें अब यहाँ कि इसमें आपको ये जो एरिया सारा दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरा का पूरा ग्लैंडुलर टिश्यू है बच्चों। ये सारा ग्लैंडुलर टिश्यू है और हमें ये ध्यान रखना है कि जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है उसमें ये इस तरह के कुछ आपको येलो कलर का ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। दीज आर कॉल्ड एज एल्वियोलाई। हमारे पास ब्रेस्ट में मेमोरी ग्लैंड में 15 से जो ये एल्वियोलाई का ग्रुप होता है उसे हम लोब्यूल कहते हैं। दिस इज दैट एंटायर ग्रुप इज नॉट एल्वियोलाई, दिस इज लोब्यूल। और ये जो इंडिविजुअल इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज एल्वियोलाई। आई करेक्ट इट कि ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं इनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। और ये पूरा का पूरा जो बंच आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है एल्वियोलाई का, इस ग्रुप को हम लोब्यूल कहते हैं। तो देर आर सच 15 to 20 लोब्यूल्स इन ईच मेमोरी ग्लैंड। तो इस तरह के ये लोब्यूल्स होते हैं बच्चों, और हर लोब्यूल के अंदर कई सारे एल्वियोलाई हैं। और आप ध्यान से देखें अगर, तो ये जो एल्वियोलाई है, इस एल्वियोलाई के बाद में यहाँ से ये एक डक्ट निकल रही है। इस डक्ट को हम मेमोरी ट्यूब्यूल कहते हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल कहते हैं। तो यहाँ पर जो सेल्स होती है इस जगह बिल्कुल जो है छोटी छोटी सेल्स होती है इसमें, और यही जो सेल्स है यहाँ मिल्क बनता है एंड देन दैट मिल्क इज़ स्टोर्ड इन दिस एरिया। तो यहाँ पे वो मिल्क जो है वो स्टोर हो जाता है। तो कहाँ बन के, एल्वियोलाई में ही मिल्क बनेगा और उसकी जो कैविटी है, उसकी जो ल्यूमन है, उस ल्यूमन में मिल्क स्टोर हो जाता है और फिर ये मिल्क इधर आगे की ओर बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपको एक छोटी डक्ट दिखाई दे रही है, इस डक्ट को हम मेमोरी ट्यूब्यूल कहते हैं। और ये पूरा हमारा क्या है बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ये पूरा का पूरा एक लोब्यूल है। तो एक लोब्यूल के जितने भी एल्वियोलाई हैं और उनकी जितनी भी मेमोरी ट्यूब्यूल्स हैं वो सारी आपस में ये देखो जुड़ रही है। यहाँ पे ये देखो, ये और ये और ये और ये सारी जुड़ गई, और जुड़ने के बाद हमारे पास ये एक सिंगल डक्ट बनी है। इस सिंगल डक्ट को हम जो है मेमोरी डक्ट कहेंगे। तो आपको ये थोड़ा सा फ़र्क समझना है, ध्यान रखना है कि जो एल्वियोलाई की डक्ट है उसको तो हम मेमोरी ट्यूब्यूल कहेंगे, और सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स जब आपस में जुड़ जाएंगे एक लोब्यूल के, तो जो डक्ट बनेगी उसको हम मेमोरी डक्ट कहेंगे। करेक्ट बच्चों। और अब आप आगे देखो कि जैसे ये एक मेमोरी डक्ट है, यहाँ पे ये पूरी एक मेमोरी डक्ट है, ये एक मेमोरी डक्ट हो गई, ये दूसरी मेमोरी डक्ट हो गई, और अब दोनों ही आपस में जुड़ गई। तो इनके जुड़ने के बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ अब दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम एम्पुला कहते हैं। तो एम्पुला कैसे बनता है बच्चों, कि दो या जो तीन हमारी मेमोरी डक्ट्स होती है उनके आपस में फ्यूज होने से ये मेमोरी ये एम्पुला बनता है, एम्पुला। करेक्ट बच्चों। और ये जो एम्पुला है, इसके बाद इसकी आगे की ये जो हमें डक्ट दिखाई दे रही है, ये लैक्टिफेरस डक्ट कहलाई जाती है, लैक्टिफेरस डक्ट। और ये लैक्टिफेरस डक्ट जो है वो सेपरेटली जो निप्पल्स होते हैं उसके टिप पर जाके खुल जाएगी। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो निप्पल की टिप होती है, निप्पल्स जो होते हैं वहाँ पर एक सिंगल ओपनिंग नहीं है, बल्कि वहाँ पर ये देखिए मल्टीपल ओपनिंग्स वहाँ इस तरह से होती है। ये इसी के साथ हमारा जो है ग्लैंडुलर टिश्यू कंप्लीट होता है। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो एक बार आ चुका है पहले, और मैं आपको बता दूं कि जो मेन क्वेश्चन आएगा वो सीक्वेंस से रिलेटेड आएगा। तो सीक्वेंस क्या है वो हम क्लियर कर देते हैं कि किस तरह से टिश्यू बनता है। हम यहाँ एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलाई। करेक्ट बच्चों। और एक ध्यान रखना है आपको कि जो पूरा एक ग्रुप होता है एल्वियोलाई का, ग्रुप ऑफ एल्वियोलाई, उसको हम लोब्यूल्स कहते हैं, लोब्यूल। और कितने हमारे पास टोटल लोब्यूल हैं तो वो भी ध्यान रखना है कि एक जो है मेमोरी ग्लैंड है उसमें 15 से 20 लोब्यूल्स होते हैं। तो एल्वियोलाई में जो है वहाँ से जो डक्ट्स निकलती है बच्चों, उनको हम मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहते हैं।
एल्वियोलाई से जो डक्ट निकलती है उसे हम मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और फिर हमें ध्यान रखना है कि ऑल ट्यूब्यूल्स फ्रॉम अ लोब कंबाइन टू फॉर्म क्या बनेगा बच्चों, तो वो बनेगी फिर मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट। और जैसा कि आपने पीछे वाले डायग्राम में देखा कि एक से ज़्यादा यानी कि सेवरल मेमोरी डक्ट वो आपस में जुड़ेगी, सेवरल मेमोरी डक्ट कंबाइन टू फॉर्म एम्पुला। और एम्पुला आगे किस में खुलेगा, जो एम्पुला का लास्ट पार्ट है वो एक लंबी डक्ट बन जाएगा, तो उस डक्ट को हम लेक्टिफेरस डक्ट कहते हैं, लेक्टिफेरस डक्ट कहेंगे। और ये जो लेक्टिफेरस डक्ट होगा ये निप्पल के टिप पर जाके ओपन हो जाएगी। दैट्स इट बच्चों, इतना सा आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक सीक्वेंस है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो मेमोरी ट्यूब्यूल्स का है, और सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स आपस में जुड़ेंगे एक लोब्यूल के, तो दे विल फॉर्म ए मेमोरी डक्ट, और 2-3 मेमोरी डक्ट आपस में जुड़ेगी तो वो एम्पुला बनाएगी, और एम्पुला ही आगे इलोंगेट होकर एक लंबी से डक्ट बनाता है, तो उस लंबी से डक्ट को हम लेक्टिफेरस डक्ट कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से जो आता है वो मैं बता चुका हूँ आपको, ये सीक्वेंस वाला आपको ध्यान रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आ चुका है कि जो ब्रेस्ट में जो डिफरेंट ग्लैंडुलर टिश्यू के पार्ट हैं उसकी सीक्वेंस क्या है। बस इसके अलावा और ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हार्मोन से इसमें मैं आपको हार्मोन्स के बारे में बता देता हूँ, तो ध्यान रखना कि देखिए आप एक बार मैं रिवाइज़ करा देता हूँ आपको, पहले मैं बहुत बार बता चुका हूँ वैसे, फिर भी एक बार फाइनली हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि जो प्रोजेस्टेरोन होगा उसका क्या फंक्शन रहेगा। तो प्रोजेस्टेरोन का जो फंक्शन रहेगा वो फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई और सिक्रीशन ऑफ मिल्क। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सिक्रीशन ऑफ मिल्क का मतलब ये हो गया कि ये जस्ट प्रिपेयर देम, इट जस्ट प्रिपेयर द एल्वियोलाई फॉर मिल्क सिक्रीशन, है ना। इनकी वजह से सिक्रीशन नहीं होता है, सिक्रीशन जो होगा, जो प्रोडक्शन जो होगा मिल्क का, वो तो अल्टीमेटली प्रोलैक्टिन की वजह से होगा। तो ये प्रोजेस्टेरोन का रोल हो गया। दूसरा आपको ध्यान रखना है ईस्ट्रोजन का क्या रोल रहता है। तो ईस्ट्रोजन एक तो उसमें एडिपोज टिश्यू बनवाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एडिपोज टिश्यू, और दूसरा जो डक्ट्स अभी हमने देखी, ये मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, ये एम्पुला, लेक्टिफेरस डक्ट, ये जितनी भी डक्ट्स है, इन डक्ट्स की ग्रोथ का जो काम रहेगा वो ईस्ट्रोजन का रहेगा, डक्टल ग्रोथ, करेक्ट। देन देर इज अनदर हार्मोन दैट इज प्रोलेक्टिन। तो प्रोलेक्टिन का आपको ध्यान रखना है लैक्टेशन, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, सिंथेसिस ऑफ मिल्क, ये जो फंक्शन रहेगा सिंथेसिस ऑफ मिल्क, ये प्रोलेक्टिन का रहेगा। एंड फोर्थ हम एक और ले लेते हैं ऑक्सीटोसिन, तो ये उस मिल्क को रिलीज़ करवाएगा, तो मिल्क इजेक्शन जो होगा वो फंक्शन हमारा ऑक्सीटोसिन का हो जाएगा। तो दीज आर द 4 हार्मोन्स विच एक्ट अपॉन ब्रेस्ट मेमोरी ग्लैंड, तो आप ये भी यहाँ ध्यान रखेंगे बच्चों। और अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ बच्चों कि जैसे ही डिलीवरी होगी, तो डिलीवरी के बाद जो शुरू के 4-5 दिन जो फ्यू डेज़ होंगे, फर्स्ट फ्यू डेज़, उस समय जो मिल्क बनता है उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। इस पर भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है जस्ट आफ्टर डिलीवरी, है ना। तो ये मिल्क प्रोडक्शन कब शुरू होता है, प्रेगनेंसी के ठीक पहले जो है, लास्ट जो प्रेगनेंसी का एंड होता है उस समय मिल्क बनना शुरू हो जाता है। द मेमोरी ग्लैंड, ये आपको ध्यान रखना है, द मेमोरी ग्लैंड्स starts producing milk, towards the end of pregnancy, toward the end of pregnancy and by a process, और उस प्रोसेस को हम कॉल्ड लैक्टेशन। तो एक तो ये लैक्टेशन आपको ध्यान रखना है, व्हाट इज लैक्टेशन, द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। एंड इसमें दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इनिशियल few days
इज़ नॉन एज कोलोस्ट्रम। ये आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, है ना, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। और इसमें जो है IgA एंटीबॉडीज़ होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कोलोस्ट्रम में कौन से एंटीबॉडीज़ होते हैं, तो हमको ध्यान रखना है कि IgA एंटीबॉडीज़ होते हैं इसमें। और ये IgA एंटीबॉडी क्या करेंगे, तो जैसे ही बच्चा क्योंकि अभी डिलीवर हुआ, उसका खुद का इम्यून सिस्टम डेवलप होने में तो टाइम लगेगा। मीनवाइल उसका इम्यून सिस्टम डेवलप हो, उस समय जो सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट है उसका, वहाँ पर जो बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस, एंटीजेंस जो होंगे उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करेगा, उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो दिस IgA एंटीबॉडी प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीजन। और क्योंकि बच्चों ये एंटीबॉडीज़ जो हैं बच्चे ने नहीं बनाए, उसको मदर के मिल्क से मिल रहा है, तो दिस इज़ ए गुड एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि उसमें IgA एंटीबॉडीज़ होते हैं और दे प्रोवाइड इम्यूनिटी। जो न्यू बॉर्न है, जब तक उसका इम्यून सिस्टम खुद काम नहीं करने लग जाता है तब तक। तो बच्चों ये हमारा पास जो है मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड पार्ट कंप्लीट होता है। हाँ, मैंने आपको बता दिया है कि 2 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे इंपॉर्टेंट। एक सीक्वेंस का आपको पूरा ध्यान रखना है। मिल्क कहाँ बनेगा, तो एल्वियोलाई में बनेगा, और एल्वियोलाई से बन के उनकी जो कैविटीज़ है एल्वियोलाई की, उसमें वो स्टोर हो जाएगा, और फिर वहाँ से मेमोरी ट्यूब्यूल्स, देन मेमोरी डक्ट, एम्पुला और लैक्टिफेरस डक्ट से वो बाहर आ जाएगा। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं हम। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ मुझे आपको सेकंड पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है, अब हम बात करेंगे प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक के बारे में, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। प्रीनेटल का मतलब समझते हो बच्चों आप? नेटल का मतलब जो न्यूबॉर्न होता है उसके लिए हम नेटल वर्ड यूज़ करते हैं। तो प्रीनेटल का मतलब जो पार्चुरेशन का प्रोसेस है उसके लिए, तो पार्चुरेशन से पहले का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम प्रीनेटल कहते हैं। और जैसे ही बच्चे के जन्म होते ही जो नेक्स्ट 1 या 2 दिन होंगे उसको नियोनेटल पीरियड कहते हैं, और फिर 2-3 दिन के बाद का जो होगा वो पोस्ट नेटल। तो ये जन्म, बर्थ का जो प्रोसेस होता है उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं नेटल। तो बर्थ से पहले का जो टाइम पीरियड है उसको प्री नेटल पीरियड कहेंगे, और बर्थ के ठीक बाद का जो पीरियड होगा शुरू के 1-2 दिन उसको नियोनेटल कहेंगे, और बाद का उसके आगे का जो पीरियड हो जाएगा उसको हम पोस्ट नेटल पीरियड कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक जो बड़ी फेमस टेक्निक है एमनियोसेंटेसिस। देखो ऐसा है बच्चों कि कई बार कोई जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट होती है, और प्रेग्नेंट होने के बाद ये सस्पेक्ट करती है कि मेरे बच्चे को किसी भी तरह का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि मे बी पॉसिबल उसके पास कोई जीन है या उसके हस्बैंड के पास कोई ऐसा जीन है, और वो जीन अगर बच्चे में ट्रांसफ़र होता है तो ऐसी कंडीशन में ये सस्पेक्ट वो कर सकती है कि कहीं मेरे जो बेबी डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो, उसमें वो कहीं जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। तो ऐसे में फिर उसको डॉक्टर के पास जाता है कि हम, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर जन्म होने के बाद पता चलेगा तो उस बच्चे को थ्रू आउट द लाइफ उस डिजीज़ के साथ, उस कंडीशन के साथ उसको जीना पड़ेगा। तो ऐसे में इट इज़ बेटर कि अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये पता लग जाए कि हाँ इस बच्चे को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो फिर जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी कैरिड आउट। उसको, बच्चे को है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो मैं आपको इसमें जो सबसे पहली टेक्निक है वो एमनियोसेंटेसिस, और मेरे पास इसका एक इमेज है, ये देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक इमेज है, ध्यान से इसको देखिए। इसमें हमारे पास 2 टेक्निक्स यहाँ मैंने शो कर रखी है, एक एमनियोसेंटेसिस है और दूसरी कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग है। लेकिन अभी आप कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग पर ध्यान मत दें, ये आप इस पर ध्यान दें, एमनियोसेंटेसिस। इस टेक्निक में क्या करते हैं बच्चों कि ये जो हमको यहाँ एक इंजेक्शन दिखाई दे रहा है, तो जो प्रेग्नेंट मदर है उसको हम सोनोग्राफी की हेल्प से, सोनोग्राफी से बाहर सब दिखता रहेगा, और ये एक जो इंजेक्शन है उसको हम इंजेक्ट करेंगे, अंदर तक लगाएंगे। और ये जो यहाँ पे आपका पूरा, हम जानते हैं कि ये यहाँ पे एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है, क्योंकि हमारा जो बेबी वो एमनियोन के अंदर ही बंद रहता है। और हम क्या करेंगे कि इंजेक्शन से यहाँ से कुछ एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसको कलेक्ट कर लेते हैं, और जब ये एमनियोटिक फ्लूइड हम कलेक्ट करके बाहर निकालेंगे तो इसमें हमारा जो फीटस है उसकी कुछ सेल्स भी आएगी। वहाँ पे जो ट्रोफोब्लास्ट नहीं, वहाँ पे वो जो एमनियोन, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है उसकी, और फीटस की कुछ सेल्स डेफिनेटली वहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो इस एमनियोटिक फ्लूइड के साथ ही हम
थोड़ी सी वहाँ से सेल्स बाहर आ जाएगी। और उसके बाद क्या करते हैं बच्चों कि हम उन सेल्स को, उनके जो क्रोमोसोम्स हैं उनको स्टेन करेंगे और किसी भी तरह की जो जेनेटिक एनालिसिस है वो उसके बाद हम उसमें कर सकते हैं। तो ये एक हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक बनती है। इस इम्पोर्टेंट टेक्निक को हम एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, है ना। और ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि किसी भी तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर का पता इससे लगाया जा सकता है। प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया है कि अल्ट्रासाउंड मशीन जो है, सोनोग्राफी मशीन जो होगी, उसकी हेल्प से हम देखेंगे और हम एक नीडल अंदर पियर्स करेंगे और अंदर से एमनियोटिक फ्लूइड कलेक्ट कर लेंगे। ध्यान रखना पड़ेगा कि नीडल जो है बच्चे को कहीं जो अंदर फीटस है उसको डैमेज नहीं करे। तो इसके लिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन जो है वो लगा ही रहे हैं, उससे पता चलता रहेगा कि वो नीडल दिख जाती है उसमें हमें, तो ध्यान रहेगा कि हाँ हमारा जो फीटस है उसको किसी तरह का कोई डैमेज नहीं हो। और वहाँ से फ्लूइड जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है। फ्लूइड जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसके साथ एम्ब्रियो की कुछ सेल्स भी आ जाएगी और उन सेल्स को फिर हम जेनेटिक स्टडीज़ के लिए आगे स्टेन करके जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट है, ये सारा बायोटेक्नोलॉजी में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि हम कैसे, किस जीन में म्यूटेशन हुआ है या नहीं है, क्या है, किस तरह के क्रोमोसोम्स हैं, ये सारी चीज़ें तो आपको बाद में पढ़ाई जाएगी बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़ाऊंगा मैं। तो आपको अभी ये ध्यान रखना है कि हम उस एमनियोटिक फ्लूइड के साथ सेल्स निकालते हैं और उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उनमें जो क्रोमोसोम्स हैं और उसका जो जीन्स है उनका एनालिसिस कर लेते हैं। तो इससे हमें किन चीज़ों का पता चल जाएगा, इससे हमें उसमें जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनका पता चल जाएगा। किस तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स बच्चों, जैसे डाउन सिंड्रोम है उसका पता लगाया जा सकता है पहले ही जन्म से पहले। इवन हीमोफीलिया जो है उसका भी पहले से पता लगाया जा सकता है। और टे सेक डिजीज़ जो होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर है टे सेक्स डिजीज़, इसका भी पता लगाया जा सकता है। सिकल सेल एनीमिया, इसका भी पता लगाया जा सकता है। तो बच्चों ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर, एक बात मैं आपको और बता दूं कि इस जो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक है इससे इवन जो है जेंडर बच्चे का जो है वो भी डिसाइड हो जाता है, उसको भी डिसाइड किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है, डिटरमाइन कर लिया जाता है। बट देखो क्योंकि इंडिया में फीमेल फीटिसाइड के केसेस बहुत ज़्यादा हैं कि अगर जो फीटस है वो फीमेल होता है तो उसकी टर्मिनेंसी करवा दी जाती है, तो ये जो कि इंडिया में इल्लीगल है। तो इसी कारण एमनियोसेंटेसिस का यूज़ इंडिया में, आई रिपीट ध्यान से सुनना बच्चों, एमनियोसेंटेसिस का यूज़ फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ बैंड इन इंडिया, इट इज़ इलीगल। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया में एमनियोसेंटेसिस नहीं कराई जा सकती है एमनियोसेंटेसिस, लेकिन उसमें अगर आप जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए करवाना चाहते हैं तो वो अलग होगा। बट अदरवाइज़ ये पता लगाने के लिए कि वो मेल है या फीमेल है, ये पता लगाने के लिए वो इंडिया में इलीगल है, उसके ऊपर बैन है, एमनियोसेंटेसिस नहीं किया जा सकता है। ओके बच्चों, इस एमनियोसेंटेसिस के साथ एक जो है मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन भी आता है कि कब किया जा सकता है। तो जो एमनियोसेंटेसिस है बेटा, ये 14 to 18 वीक्स के बीच नॉर्मली प्रेगनेंसी जो होती है उसमें किया जाता है। हाँ, 14 to 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी है उस समय ये किया जा सकता है। 14 वीक्स का मतलब ये हो गया बच्चों कि बच्चा 3 महीने से ज़्यादा का हो चुका है ऑलरेडी। और ऐसे में फिर एक ये भी कंडीशन रहती है, मतलब बड़ा ही अर्जेंट, यूँ समझ लीजिए कि अगर इमरजेंसी कंडीशन हो, आपको बिल्कुल श्योर हो कि हाँ बच्चे को जेनेटिक डिसऑर्डर होने के कोई चांसेस हैं क्योंकि पेरेंट्स में किसी को कोई डिफेक्टिव जीन है, तो ऐसे में ही ये कराना चाहिए। क्योंकि इसको कराने के बाद 0.5% चांसेस ये होते हैं बेटा कि उनमें स्पॉन्टेनियस बच्चे का जो है एबॉर्शन हो जाता है ना, बिना हम रीज़न नहीं जानते, पर इस तरह से पंक्चर करने से 0.5% बेबीज़ फीटस ऐसे होते हैं जिनमें फिर एबॉर्शन हो जाता है इस प्रोसीजर के बाद में। इसलिए इसको करते समय पहले इस फैक्टर को भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर चांसेस हैं जेनेटिक डिसऑर्डर का तभी एमनियोसेंटेसिस कराना चाहिए, अदरवाइज़ इसको नहीं कराना चाहिए। और ये कब कराया जा सकता है? 14 to 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अब क्योंकि 14 वीक्स हो चुके हैं इसका मतलब ये हो गया बच्चों की बच्चा जो है वो 2.5 महीने से या 3.5 महीने तक का है और इसके बाद प्रेगनेंसी को कराने टर्मिनेट, अगर मान लीजिए पता चलता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर है तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराने में भी थोड़ी सी समस्या रहती है, रिस्क फैक्टर तो उसमें भी रहता ही है। तो इसलिए हमारे पास एमनियोसेंटेसिस के अलावा अभी एक टेक्निक और है बच्चों जिसको हम नाम देते हैं कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग। इस पर भी बच्चों क्वेश्चन आता है। इसके भी यूजेस वो के वही हैं सारे जो एमनियोसेंटेसिस के, परंतु जो डिफरेंस है वो मेन ये है कि इसमें क्या करते हैं बच्चों हम, इधर देखिए आप,
यहाँ इसमें आप ध्यान देंगे इस जगह पर, ये देखो एक कैथेटर है, एक ट्यूब है जिसको इस तरह से वेजाइना से अंदर डाला गया है और वेजाइना से फिर ये यूटरस की जो सर्विक्स होती है वहाँ से इसको अंदर भेजते हैं और ये जो ट्यूब है ये फाइनली यहाँ पहुँचेगी जहाँ प्लेसेंटा बना हुआ है ना। और आप तो जानते ही हैं बच्चों कि जहाँ प्लेसेंटा बनता है वहाँ फीटस की कोरियन में से कुछ विलाई बनते हैं जिन्हें कोरियोनिक विलाई कहते हैं हम। तो यहाँ इस इंजेक्शन की हेल्प से हमने ये कैथेटर, ये ट्यूब अंदर डाली है और इस ट्यूब को अंदर डालने के बाद ये वाला जो एरिया है जहाँ ये देखो प्लेसेंटा बना हुआ और यहाँ पे जो कोरियोनिक विलाई है तो सक्शन किया जाता है, तो लगभग 25 मिलीग्राम का जो टिश्यू है उसको सक करके खींच के बाहर निकाल लिया जाता है। और उसके साथ जो ऑफ कोर्स कोरियन जो होती है वो एम्ब्रियो की सेल्स है, तो वो सेल्स बाहर आ जाएगी और बाहर आने के बाद ये हम इन सेल्स को जेनेटिक स्टडी के लिए आगे इनको यूज़ कर सकते हैं और पता लग जाएगा कि इसको किसी तरह का कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है। इसमें भी वो सारा काम किया, सारी डिजीज़ का पता लगाया जा सकता है, जिन डिजीज़ का पता है एमनियोसेंटेसिस से कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। देयर इज़ ओनली वन एडवांटेज ओवर द एमनियोसेंटेसिस कि ये जो प्रोसीजर है इसको जल्दी करा जा सकता है। इट कैन बी डन एज अर्ली एज 8th वीक ऑफ जेस्टेशन। तो ये थोड़ा सा एक ध्यान रखना है कि जहाँ एमनियोसेंटेसिस 14 to 18 वीक्स के पहले नहीं कराई जा सकती है, कोरियोनिक विलाई का जो सैम्पलिंग का जो एडवांटेज है वो यही रहेगा कि इट कैन बी डन एज अर्ली एज 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। करेक्ट बच्चों। अदरवाइज़ जो है इसमें भी वही सारे प्रोसीजर्स का पता, उन्हीं सारे जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाया जा सकता है। इससे भी सेक्स डिटर्मिनेशन का पता किया जा सकता है, डिटरमाइन किया जा सकता है। बट अगेन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इस प्रोसीजर को करना इंडिया में ये भी बैन है, नहीं कर सकते। कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग से सेक्स को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। और दैट्स इट। ये हमने दो जो है प्री नेटल, जन्म से पहले ही बच्चे की जो कोई अगर डायग्नोसिस करना है तो ये दो मैंने आपको प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में बताया। अब मैं आपको कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम। एक मिसलेनियस पॉइंट मैं आपको ये बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको प्री मैच्योर डिलीवरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्री मैच्योर डिलीवरी की अगर फुल टर्म से पहले, जैसा कि जो मैंने आपको 280 डेज़ बताया, उससे पहले बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो उसे हम नॉर्मली प्री मैच्योर डिलीवरी कहते हैं। और ऐसा कोई मतलब सीरियस मैटर नहीं है। अगर अप टू 7 मंथ की जो प्रेगनेंसी है तब तक भी बच्चा 7 मंथ को कंप्लीट करने के बाद डिलीवर होता है तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल अच्छे खासे रहते हैं। मैं यहाँ एक पॉइंट डिस्कस करता हूँ, प्री मैच्योर बेबीज़ जो होते हैं उनके साथ क्या मेन दिक्कत रहती है। जो पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ कि हम जानते हैं कि बेबी एमनियोटिक कैविटी में रहता है और इस एमनियोटिक कैविटी में जब वो रहता है तो ब्रीदिंग तो वो करता नहीं है, सांस तो वो लेता नहीं है, उसको ऑक्सीजन प्लेसेंटा के थ्रू मिलती है। तो ऐसे में उसके जो लंग्स होते हैं, है ना, वो एक्चुअली कोलैप्स्ड रहते हैं। या तो वो कोलैप्स्ड रहते हैं और उनमें पार्शियली दे आर फिल्ड विथ एमनियोटिक फ्लूइड ऑल्सो, समटाइम जो हैं थोड़े बहुत जो हैं पार्शियली फिल्ड विथ एमनियोटिक, उससे भी वो भरे रहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड से। बट एनीवे, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है ना बच्चों, तो जन्म लेते ही क्या होगा कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो तो रीअब्जॉर्ब हो जाता है और लंग्स जो हैं एकदम से एक्सपेंड हो जाते हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया या पहले कहीं आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा रखा है कि हमारे लंग्स में एक सर्फेक्टेंट होता है, सर्फेक्टेंट है ना, लेसिथिन, जो उसमें उस सर्फेक्टेंट में लेसिथिन होता है जो हमारे टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होते हैं, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, उनसे ये बनता है। तो बच्चों ये सर्फेक्टेंट जो है वो एल्यूलाई को कोलैप्स होने से बचाता है। और एक अच्छी बात यह है कि ये जो सर्फेक्टेंट है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एंड ऑफ 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। बाय द एंड ऑफ, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एंड ऑफ 6th मंथ, यानी कि अगर 7वें महीने में बच्चा जन्म लेता है तो उसके लंग्स में किसी तरह की कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि उसके लंग्स में ऑलरेडी सर्फेक्टेंट भरा हुआ होता है जिससे वो एल्यूलाई कोलैप्स नहीं होते हैं। और जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होगी तो जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और अगर एब्जॉर्ब नहीं भी होता है तो उसको जो है सक कर लिया जाता है और सर्फेक्टेंट बन ही चुका है तो वो ब्रीदिंग कर सकता है और इवन क्राई, रोना भी वो शुरू कर सकता है। तो अप टू जो 7th मंथ है
वहाँ तक अगर बच्चे की डिलीवरी होती है 7वें में या 8वें महीने में या 9वें महीने में तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन कई बार 7th मंथ से अगर पहले बच्चे की डिलीवरी हो जाए तो उस समय बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मेन प्रॉब्लम इस सर्फेक्टेंट की रहेगी, क्योंकि उसके पास अभी तक वो सर्फेक्टेंट बना नहीं है, और अगर सर्फेक्टेंट नहीं बनेगा तो जो एल्वियोलाई हैं लंग्स के वो कोलैप्स ही रहेंगे। तब थोड़ा सा ये मामला रिस्की हो जाता है और वो सांस नहीं ले पाता है उसकी एब्सेंस में। तो इसको हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। रेस्पिरेटरी, मैं सिर्फ डिजीज़ का नाम लिख रहा हूँ, नोट्स आप बना लेना। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये क्या होता है बच्चों कि अगर प्रीमेच्योर बेबीज़ जो होते हैं उनमें अगर सर्फेक्टेंट नहीं बना है तो फिर वो ब्रीदिंग नहीं कर पाते, और इस कंडीशन को हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं। वैसे इसको क्योर कैसे करते हैं कि हम आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट बना लेते हैं, हमारे पास अवेलेबल होता है, और उसको फिर लंग्स में जो है इंजेक्ट करते हैं, उससे वो धीरे धीरे ब्रीदिंग का उसका प्रोसीजर शुरू हो जाता है। तो बच्चों ये आपको थोड़ा सा मैंने बताया, और एक बात और मैं बता देता हूँ आपको कि जो न्यूबॉर्न्स होते हैं, न्यूबॉर्न जो होते हैं उनकी ब्रीदिंग रेट थोड़ी हाई होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अप टू 2 वीक्स जो है वो 45 टाइम्स पर मिनट उनकी ब्रीदिंग रेट होती है ना, अप टू 2 वीक्स तो यही रहेगी। फिर धीरे धीरे वो कम होने लगेगी, और हम जानते हैं कि फाइनली वो कहाँ पहुँचेगी, जो एडल्ट्स में होती है 12 ब्रीथ्स पर मिनट हो जाएगी। लेकिन पहले शुरू के जो 2 महीने होंगे, 2 वीक होंगे, तब उसकी ब्रीदिंग रेट काफ़ी हाई होती है, क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड जो है वो भी बच्चों फुलफ़िल नहीं हो पाती है, क्योंकि सारे लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और है, हार्ट बीट का भी आपको ध्यान रखना है कि जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनकी हार्ट बीट भी ज़्यादा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों एग्ज़ाम में, उनकी हार्ट बीट भी ज़्यादा होती है। जो न्यूबॉर्न होते हैं वो उनकी हार्ट बीट 120 से 160 पर मिनट के आसपास होती है, और थोड़ा अगर वो एक्सर्शन कर ले तो वो 180 तक भी जा सकती है। तो इतनी उसकी हार्ट बीट रहती है। ये नॉर्मल रेंज है 120 टू 160। और एम्ब्रियोनिक लाइफ में अंदर यूट्रस में तो उसकी और भी ज़्यादा होती है। और ये भी क्वेश्चन आया था कि अगर डॉक्टर ने किसी का एग्जामिनेशन किया है प्रेग्नेंट मदर का, और यूट्रस की जांच करी, एम्ब्रियो को चेक करा, उसकी हार्ट बीट को चेक करा, तो पता चला कि एम्ब्रियो की जो हार्ट बीट है वो 200 से ऊपर आ रही है, तो उसको क्या डिजीज़ कंडीशन है, क्या ये सीरियस मैटर है? तो जवाब इसका ये रहेगा बच्चों कि इट इज़ नॉट ए सीरियस कंडीशन, बिल्कुल नॉर्मल है। जो एम्ब्रियो होते हैं, फीटस होते हैं, उनकी हार्ट बीट जो है वो ज़्यादा ही होती है, और इवन बर्थ के बाद भी ये हार्ट बीट जो है वो ज़्यादा रहेगी 120 180, और अर्ली लाइफ में भी ये बढ़ी रहेगी, 3 4 5 सालों तक ये जो है नॉर्मल नहीं होती। धीरे धीरे हार्ट बीट जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी, फिर 72 पर आकर रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी फीटस की या किसी न्यूबॉर्न की हार्ट रेट बहुत ज़्यादा आ रही है, हार्ट रेट ज़्यादा आ रही है, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं, उनकी हार्ट रेट ज़्यादा ही होती है। तो ये एक और क्वेश्चन हमको ध्यान रखना है। ओके, और यहाँ मैं आपको बता ही देता हूँ कि जैसे ही बच्चा जन्म लेगा तो जन्म लेने के बाद हार्ट में 2 चेंजेस आएंगे, अगर आपको याद होता है। एक तो जो हमारा फोरामेन ओवल है वो इमीडिएटली क्लोज हो जाएगा, गेट क्लोज। ये तो जस्ट बर्थ के साथ ही हो जाएगा, जैसे ही वो सांस लेना शुरू करेगा, और तुरंत जो है फोरामेन ओवल जो है हार्ट में दोनों एट्रिया के बीच में पार्टीशन है, उस पार्टीशन में एक एपर्चर होता है, एक छेद होता है, उसको हम फोरामेन ओवल कहते हैं, तो वो उसी समय बंद हो जाएगा। और एक आपको पता होगा कि हमारे जो दोनों हमारा जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है और हमारा जो सिस्टमिक एओर्टा है, उनके बीच में भी एक कनेक्शन होता है, और उस कनेक्शन को हम डक्टस आर्टरियोसस कहते हैं। तो ये डक्टस आर्टरियोसस भी बंद होने लग जाएगा। हाँ, लेकिन इसको डक्टस आर्टरियोसस को बंद होने में थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे होता है, गेट क्लोज। और ये इसको पूरा प्रॉपरली क्लोज होने में 3 मंथ्स लेते हैं, ये डक्टस 3 महीने लग जाते हैं। इट टेक्स 3 मंथ्स टू क्लोज कंप्लीटली। लेकिन ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ये मैं डक्टस आर्टरियोसस की बात कर रहा हूँ। फोरामेन ओवल जो है वो तो एकदम जैसे ही बर्थ होगा, बर्थ होते ही तुरंत ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ मैं आपको मिसलेनियस पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखने हैं, एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली इधर उधर से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब एक फाइनल हमारा जो पार्ट और है उसको डिस्कस करते हैं हम, और दैट इज़ ईस्ट्रस साइकिल।
देखो बच्चों, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ मैमल्स other than humans is called स्ट्रेस साइकिल। और ह्यूमंस में जो साइकिल होता है उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये फीमेल के बारे में ही बात कर रहे हैं हम। और हम जानते हैं कि मेमेलिया में टोटल 16 ऑर्डर है। 16 में से जो 15 ऑर्डर हैं उनमें तो सब में स्ट्रेस साइकिल ही चलता है, लेकिन जो 16th ऑर्डर है जो प्राइमेट्स हैं उसमें 3 तरह के एनिमल्स हैं, ह्यूमन, एप्स और मंकीज़। तो इनमें हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कुछ एक मंकीज़ की स्पीशीज़ और जो एप्स होते हैं उनका जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो स्ट्रेस साइकिल है। अदरवाइज़ बाकी बचे हुए जो मंकी जितने भी होंगे उन सारे मंकीज़ में भी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होगा वो स्ट्रेस साइकिल ही रहेगा। तो एक तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। एक आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों कि जो एनिमल्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ध्यान से समझना आप। एक होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर। कंटिन्यूअस ब्रीडर ऐसे एनिमल होते हैं बच्चों की जो साल भर किसी भी समय ब्रीडिंग कर सकते हैं, कैन ब्रीड एनी टाइम थ्रू आउट द ईयर। और ऐसे एनिमल आपको नेचर में मिलना बहुत मुश्किल है। एक तो इसका जो एग्जांपल हो जाएगा वो ह्यूमन हो जाएगा, और कुछ प्राइमेट जो एप्स जो होते हैं वो उनमें से भी कुछ जो हैं वो कंटिन्यूअस ब्रीडर है, साल में कभी भी ब्रीड कर सकते हैं वो। बाकी जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं वो सारे के सारे सीजनल ब्रीडर होते हैं बच्चों। वो साल भर ब्रीडिंग नहीं कर सकते, उनकी एक पर्टिकुलर सीज़न आएगी उसी समय वो ब्रीडिंग करेंगे। तो ऐसे एनिमल्स को हम सीजनल ब्रीडर कहते हैं। तो एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। एक तो होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर और एक होते हैं सीजनल ब्रीडर। और ध्यान रखें कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स होते हैं वो सीजनल ब्रीडर है। सिर्फ ह्यूमन और जो एप्स होते हैं वो कंटिन्यूअस ब्रीडर हैं। और इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ डोमेस्टिकेटेड एनिमल जो वैसे तो नेचर अगर वाइल्ड में उनको छोड़ दिया जाए जंगल में अगर वो रहें तो दे आर बेसिकली सीजनल ब्रीडर, लेकिन ह्यूमन कैप्टिविटी में रखने के बाद और डोमेस्टिकेशन के बाद वो भी कंटिन्यूअस ब्रीडर हो जाते हैं। जैसे तो ये ध्यान रखना पड़ेगा हमको कि ये हमने किया है उनको। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो होते हैं वो कभी कभार कंटिन्यूस, पर्टिकुलरली जो कैटल्स और बफेलोज जो होते हैं ये जो है कंटिन्यूस ब्रीडर बन जाते हैं, साल में कभी भी ब्रीडिंग कर लेते हैं। बट बेसिकली वाइल्ड जो एनिमल्स रहेंगे वो तो सीजनल ब्रीडर ही होते हैं। और साल भर में जो फेवरेबल सीजन होगी, जब फूड की सप्लाई, टेम्परेचर, एनवायरमेंटल कंडीशन सब फेवरेबल होती है तो वही सीज़न पर्टिकुलरली सीजनल ब्रीडर होती है, वही उनकी ब्रीडिंग सीज़न होती है, उसी समय वो ब्रीडिंग करेंगे। तो ये आपको एक पॉइंट जो है अपने दिमाग में फिट करना है कि एनिमल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एक होते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर और एक होते हैं सीजनल ब्रीडर। और ब्रीडिंग सीजन दे ब्रीड्स ओनली ड्यूरिंग, सीजनल ब्रीडर के लिए हम कह सकते हैं दे ब्रीड्स ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, करेक्ट। और अगला क्वेश्चन ये है कि ब्रीडिंग सीजन भी कौन सी होगी, तो वो होती है जब फूड सप्लाई, जो भी न्यूबॉर्न जो नए बच्चे होंगे उनको फूड की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जो फूड सप्लाई होती है वो प्रॉपर हो और एनवायरमेंटल कंडीशंस भी फेवरेबल हो, तो वही इनकी ब्रीडिंग सीजन होती है, फेवरेबल कंडीशंस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और नए पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। एक कोई सीजनल ब्रीडर ले लेते हैं हम। हमारा जो मेन कंसर्न रहेगा वो इसी पर रहेगा, सीजनल ब्रीडर पर ही हम बात करते हैं। देखिए कि जैसे ये कोई साल है, कोई ईयर है, पूरा ईयर ले लेते हैं हम, और इसमें ये इस तरह से हम लाइन बना लेते हैं और इसको हम 1 2 3 4 5 ऐसे महीनों में डिवाइड कर देते हैं। ये मंथ्स हैं। तो बच्चों ये जो सारे मंथ्स हैं, सपोज़ इतना इतना जो पीरियड है इनको मैं मान लेते हैं हम कि 11 मंथ्स हैं ये।
है नहीं, मैंने यहाँ 11 लाइन नहीं खींची, कोई बात नहीं, आप एज्यूम करो कि ये 11 मंथ्स है और ये 11 मंथ की जो है पूरी नॉन ब्रीडिंग सीजन है। तो जो नॉन ब्रीडिंग सीजन होती है बच्चों, उस समय इन एनिमल्स के हाइपोथैलेमस से न तो GnRH बनता है, न LH बनता है, न FSH बनता है, और उनकी जो ओवरीज है वो बिल्कुल इनएक्टिव रहती है ना। तो एक तो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स इनमें बनेंगे ही नहीं, उस समय रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स नहीं बनेंगे, नहीं होंगे, प्लस उनके जो गोनेड्स होते हैं, ओवरी, किसी तरह की कोई एक्टिविटीज़ नहीं होगी ओवरीज में, और जो यूटरस है वो भी इनएक्टिव पड़ा रहेगा, रिग्रेस्ड स्टेट में रहते हैं ये उस समय सारे। ठीक है बच्चों, अब मान लीजिए ब्रीडिंग सीजन आ गई, तो ये क्योंकि हमने 11 मंथ हैं और हम ये मान के चल रहे हैं, हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि 1 महीने तक इसकी ब्रीडिंग सीजन चलेगी, है ना। 1 महीने तक एनवायरनमेंट फेवरेबल रहेगा और ये ब्रीडिंग करेगा। तो 1 महीने का जो ड्यूरेशन है वो इसका यहाँ पर ब्रीडिंग सीजन का रहेगा। अब आप बोलोगे सर ये 1 महीने के लिए आपने बहुत लंबा कर दिया इसको, कोई बात नहीं, ये स्केल में नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मंथ है ना, और ये उसकी ब्रीडिंग सीजन है, और 1 मंथ की ब्रीडिंग सीजन है, करेक्ट। तो जैसे इसकी ब्रीडिंग सीजन शुरू होगी बच्चों, हम इस पार्ट पर आ जाते हैं। तो सबसे पहला चेंज ये आएगा कि उसके हाइपोथैलेमस से और उसकी पिट्यूटरी से वो GnRH, LH, FSH का बनना शुरू हो जाएगा, और इसकी पहली फेज़ शुरू हो जाएगी, और उस पहली फेज़ को हम प्रोईस्ट्रस फेज़ कहेंगे। जिस तरह से ह्यूमन में मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमने मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज, उसके बाद ल्यूटियल फेज, इस तरह से डिवाइड कर रखा है ना, उसी तरह से हम ईस्ट्रस साइकिल की भी 4 फेजेस होती है। पहली फेज जो होगी वो प्रोईस्ट्रस हो जाएगी, करेक्ट बच्चों। अब इस प्रोईस्ट्रस में होना क्या है, इस प्रोईस्ट्रस में बच्चों एक तो इसके फॉलिकल का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, यानी वही जैसे ह्यूमन में होता है कि वो जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं उनसे सेकेंडरी, टर्शियरी और गैफियल फॉलिकल का बनने का जो प्रोसेस होगा वो सारा यही होगा प्रोईस्ट्रस में। और दूसरा, इसमें ईस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ने लगेगा, बिल्कुल ह्यूमन की तरह ही है, ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लगेगा, क्योंकि जो फॉलिकल है उसकी जो ग्रेन्युलोसा सेल्स है उससे ईस्ट्रोजन बनेगा, और ईस्ट्रोजन से इनकी जो यूट्रस है उसकी जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो भी थिक होने लगेगी, है ना। तो हम यहाँ एक और इसमें ऐड कर देते हैं कि ईस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, और तीसरा हम यहाँ लिख लें कि जो एंडोमेट्रियम थिकनिंग है, एंडोमेट्रियल थिकनिंग है, वो एंडोमेट्रियल की जो थिकनिंग है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है, ये प्रोईस्ट्रस में, करेक्ट बच्चों। अगर इस फेज में जब फीमेल प्रोईस्ट्रस में है, कोई मेल एनिमल जो है वो अगर आगे फीमेल के साथ ब्रीडिंग, कोइटस, कॉपुलेशन करने की कोशिश करता है, वो फीमेल को अप्रोच करता है, तो ये वो कंडीशन होती है जब फीमेल उस मेल को बिल्कुल अलाउ नहीं करेगी, वो मेल को अपने पास नहीं आने देगी और कोइटस के लिए, क्योंकि फीमेल खुद अभी कोइटस के लिए रेडी नहीं है, इस फेज में वो रेडी नहीं रहती है, एंड इट विल नॉट अलाउ मेल टू कॉपुलेट, करेक्ट बच्चों। उसके बाद अगली फेज आएगी, और ये जो इसको हमने फर्स्ट फेज को नाम दे दिया था प्रोईस्ट्रस, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे, ये प्रोईस्ट्रस फेज है। अब दूसरी जो हमारी फेज है, इसको भी मैं नीचे से थोड़ा सा बच्चों हमको जगह चाहिए तो मैं ये हटा देता हूँ, आपको थोड़ा ध्यान रखना, ये ब्रीडिंग सीजन है। और अब ये जो सेकंड फेज आई है इसको हम ईस्ट्रस फेज कहेंगे बच्चों। इस फेज में क्या होगा, इस फेज में हमारा ग्रेफिन फॉलिकल कंप्लीटली बन जाएगा, और इसी फेज में ओवुलेशन हो जाएगा। और ये वो फेज भी होगी बच्चों जिसमें फीमेल की जो बॉडी है उसमें ईस्ट्रोजन का जो लेवल होगा वो पीक पर होगा, और इतना ज़्यादा वो पीक पर रहेगा कि उस फीमेल में बिहेवियरल चेंजेस आने लग जाएंगे,
और जो भी उसके उसके जो रिप्रोडक्ट जेनिटेलिया है, उसके जो वल्वा, एक्सटर्नल लेबिया, मेजोरा, माइना, अगर मैमल्स हैं तो मैमल में ये सारे स्ट्रक्चर होते ही हैं, तो उसकी जो वेजाइना है उसमें सब एनलार्ज हो जाते हैं, और कई बार वो थोड़े से कुछ एनिमल्स में उसमें रेड कलर का ऐसा कलर भी, उनमें वस्कुलराइजेशन, ब्लड सप्लाई बढ़ जाने के कारण वो थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन ऐसे बड़े से हो जाते हैं, एनलार्ज भी हो जाते हैं, रेड कलर के भी दिखाई देने लगते हैं, और उनकी जो जेनिटेलिया है वहाँ से कुछ म्यूकस का डिस्चार्ज भी कुछ एनिमल्स में होने लग जाता है ईस्ट्रस फेज में। और बिकॉज ऑफ दिस हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, उसकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है, उसकी जो अर्ज है, वो एकदम से इंक्रीज हो जाती है, और ये वो फेज़ है जब हम कहते हैं कि फीमेल की ईस्ट्रस फेज आ गई है। और इसमें यूँ भी कहा जाता है, इट इज़ सेड दैट द फीमेल इज़ इन हीट। एक टिपिकल वर्ड हम ये एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, जो पर्टिकुलरली वेटरनरी डॉक्टर्स हैं वो इस वर्ड को फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए। वो इंसेमिनेशन तभी किया जाता है जब फीमेल हीट में हो, क्योंकि यही वो फेज है जब उसकी बॉडी में अंदर ओवुलेशन हुआ है, और इस समय फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। और क्योंकि अभी फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा हैं, यही वो टाइम भी होगा जब वो फीमेल मेल को लेकर मोस्ट रिसेप्टिव हो जाएगी। मतलब अब वो उसको अप्रोच अगर मेल करता है तो इस समय वो द फीमेल इज़ रेडी फॉर द कॉपुलेशन, कोइटस के लिए वो रेडी होती है। ये ईस्ट्रस फेज़ है ना बच्चों। इसमें इसको हीट फेज़ भी कहा जाता है। क्या क्या हुआ इसमें, तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें ओवुलेशन हो जाता है, और ये उसकी जो है जो सेक्सुअल डिज़ायर है, अर्ज जो है वो बहुत पीक पर होती है। और वो क्यों होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये इसकी सेकंड फेज हो गई बच्चों, ईस्ट्रस फेज हो गई। ये दूसरा मैं नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर कि ईस्ट्रस साइकिल में कितनी फेजेस होती है। प्रो ईस्ट्रस हो गई, दूसरी ईस्ट्रस हो गई, और अब तीसरी फेज पे आ रहे हैं हम, यहाँ पर आ जाते हैं। इस तीसरी फेज को हम यहाँ लेते हैं, ये उसकी डाई ईस्ट्रस है, डाई ईस्ट्रस फेज जो ईस्ट्रस के बाद आती है। अब मान लीजिए ऐसा हुआ बच्चों कि ईस्ट्रस फेज में जब फीमेल हीट में थी, लेकिन कोई मेल अवेलेबल ही नहीं रहा और उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया ही नहीं है, तो फिर ऐसे में अब क्या होगा। तो ये अब हमारी थर्ड फेज आ गई। सॉरी, ये मेट ईस्ट्रस है, मैंने इसको नाम गलत लिख दिया, डाई ईस्ट्रस नहीं है। पहली प्रो ईस्ट्रस है, दूसरी ईस्ट्रस है, तीसरी मेट ईस्ट्रस है। अब मेट ईस्ट्रस में क्या होगा, इस मेट ईस्ट्रस को हम क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट फेज रहेगी, ये मेट ईस्ट्रस 1 हो जाएगा, और ये मेट ईस्ट्रस 2 हो जाएगा, है ना। ये दो आप इसको ध्यान रख लेना। इसमें क्या होगा कि जो मेट ईस्ट्रस 1 ये वाली जो फेज है, इसमें कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा, और कॉर्पस ल्यूटियम के बनने के बाद उसकी जो यूटरस है और उसकी जो एंडोमेट्रियम है, यूटरस की एंडोमेट्रियम है, इट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इम्प्लांटेशन। तो उसकी जो थिकनिंग है वो और इंक्रीज हो जाएगी, और उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स जो हैं और उसमें जो ग्लैंड्स हैं वो उनकी भी ग्रोथ हो जाएगी, एनलार्ज हो जाएंगे। तो ये सारा मेट ईस्ट्रस जो है वो प्रेगनेंसी के लिए बेसिकली उसकी जो यूट्रस है उसको तैयार किया जा रहा है। और ये तैयार किस वजह से हो रहा है, ये मैंने यहाँ CL लिखा है बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम के लिए। पर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर इम्प्लांटेशन हुआ ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, तो ये सेकंड फेज़ जो हमारी आ गई वापस, मेट ईस्ट्रस का जो सेकंड पार्ट है, इसमें क्या होगा बच्चों कि जो एंडोमेट्रियम है वो वापस रिग्रेस हो जाएगी। हाँ, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में और इस ईस्ट्रस साइकिल में एक मेजर डिफरेंस है। ह्यूमन में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उसमें अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो एंडोमेट्रियम पूरी टूट के बाहर आ जाती है, और उसके साथ काफ़ी क्वांटिटी में ब्लड और वो जो सेलुलर डेब्रीज है और वो सब सारा और टिश्यू जो है बाहर आ जाता है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज कहते हैं। ईस्ट्रस साइकिल में ऐसा नहीं होता है बच्चों। ईस्ट्रस साइकिल में जो एंडोमेट्रियम होगी वो वापस रिग्रेस हो जाएगी, और जो है धीरे धीरे उसकी जो थिकनिंग है वो कम होने लगेगी, वो वहीं पर, और कुछ भी मटेरियल उसका जो टिश्यू है वो टूट के बाहर नहीं आएगा। थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है, अंदर एपिथेलियल लाइनिंग वगैरह डैमेज हो सकती है, पर वो टूट कर बाहर नहीं आएगा, वो अंदर ही उसका सारा रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो दैट इज़ अ फंडामेंटल डिफरेंस। हाँ, इस समय थोड़ा बहुत म्यूकस में भी पॉसिबल बाहर आ सकता है, बट अदरवाइज सेलुलर डेब्री या ब्लड जो है वो बाहर नहीं आएगा। ये मेट ईस्ट्रस का सेकंड फेज है।
क्या फ़र्क रहा मेट स्ट्रेस फर्स्ट और सेकंड में? फर्स्ट में कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और उस कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन भी बनेगा और एंडोमेट्रियम को तैयार किया जाता है इम्प्लांटेशन के लिए। और अगर इम्प्लांटेशन हुआ ही नहीं है क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, तो ऐसे में फिर ये मेटास्टेसिस का सेकंड फेज शुरू हो जाएगा। इस सेकंड फेज में एंडोमेट्रियम का रिग्रेशन हो जाता है और हमारा जो कॉर्पस ल्यूटियम होगा वो डिजेनरेट हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके बच्चों, तो ये हमारी इसकी थर्ड फेज हो गई, प्रो स्ट्रेस, स्ट्रेस, और तीसरी जो फेज है वो मेट स्ट्रेस। अब आते हैं हम इसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं, और अब हमारी जो अगली फेज है उसको हम कहेंगे डाई स्ट्रेस। इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, इसमें हमारी ओवरी भी इनएक्टिव हो गई है। अब ओवरी इनएक्टिव हो जाती है और यूट्रस भी कुछ समय के लिए इनएक्टिव पड़ा रहेगा। ठीक है बच्चों, ये दोनों चीज़ें रहेगी, कोई हार्मोन नहीं बनेगा, कुछ नहीं, सब कुछ एक बार कुछ समय के लिए इनएक्टिव हो जाता है। तो इस फेज़ को हम डाई स्ट्रेस कहते हैं। आया आप लोगों को समझ में? तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ये पूरा एक स्ट्रेस साइकिल कंप्लीट हो गया। और जैसे ही डाई स्ट्रेस खत्म होगा कुछ समय के रेस्ट के बाद, अब डिपेंड करता है, आप समझना ध्यान से, मैं एक और नई चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको, कि जो एनिमल्स हैं हमारे पास जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं, सीजनल ब्रीडर्स जो होते हैं, ये सीजनल ब्रीडर्स हमारे पास फिर से दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मोनोइस्ट्रस और एक होते हैं पॉलीइस्ट्रस। फर्क समझे? मोनोइस्ट्रस में वन इस्ट्रस साइकिल पर ब्रीडिंग सीजन, यानी कि एक ब्रीडिंग सीजन में एक ही बार इस्ट्रस साइकिल आएगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे ऐसा होगा इनमें, ये एक लाइन बना के बताऊँ मैं आपको, कि जैसे ये तो हो गए 11 मंथ्स, करेक्ट, और ये पूरा उनका जो है 11th मंथ जो होगा वो नॉन ब्रीडिंग सीजन रहेगी, नॉन ब्रीडिंग सीजन। और ये उनका जो एक महीने का, ये मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, ब्रीडिंग सीजन किसी के 2 महीने की ब्रीडिंग सीजन चलती है, किसी की 3 महीने की भी चलती है, वो अलग बात है। 1 मंथ की इनकी ब्रीडिंग सीजन होगी, 1 मंथ की इनकी ब्रीडिंग सीजन होगी। और इस एक ब्रीडिंग सीजन में एक बार प्रोइस्ट्रस आएगा, एक बार इस्ट्रस आएगा, एक बार मेट स्ट्रेस आएगा, और मेट स्ट्रेस के बाद डाई स्ट्रेस आएगा, और डाई स्ट्रेस के बाद इनकी वापस ये वाली फेज शुरू हो जाएगी। जब इसको, इस पूरी नॉन ब्रीडिंग जो फेज होती है ना बच्चों, इसको हम एन स्ट्रेस भी कहते हैं। तो एनिमल सीधा किस में चला जाएगा? एन स्ट्रेस में। एक्चुअली इनमें तो फिर ये डाई स्ट्रेस भी अलग से डिफाइन नहीं रहेगी, मेट स्ट्रेस के बाद डाई स्ट्रेस, और वो डाई स्ट्रेस ही आगे जाके एन स्ट्रेस में कंटिन्यू हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि डाई स्ट्रेस में ओवरी और यूट्रस सब इनएक्टिव हो जाते हैं, और अब क्योंकि वो इनएक्टिव हो ही जाएंगे और वापस नॉन ब्रीडिंग सीजन आ जाएगी, तो वो बेसिकली एन स्ट्रेस में ही कंटिन्यू हो जाएगी। जो डाई स्ट्रेस है वही एन स्ट्रेस में कंटिन्यू हो जाएगी। लेकिन अब हम दूसरे एनिमल की बात करते हैं, जो पॉलीस्ट्रस, इनका सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। देखो बच्चों, इनमें क्या होगा समझो आप, मुझे जगह चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये मैं ले रहा हूँ यहाँ पर इनकी नॉन ब्रीडिंग सीजन, नॉन ब्रीडिंग सीजन। यहाँ पे ये मैं मान लेता हूँ कि इनकी जो नॉन ब्रीडिंग सीजन है वो 9 महीने की, 9 मंथ्स की इनकी नॉन ब्रीडिंग सीजन है। 9 क्यों लेते हैं हम, चलो 11 ही लेते हैं, क्यों चेंज करें इसको, एग्जाम्पल ही तो ले रहे हैं हम, तो एग्जाम्पल में तो चलेगा। नॉन ब्रीडिंग सीजन 11 महीने की, यानी कि 11 महीने तक हमारा एनिमल कौन सी स्टेज में था, उसका एन स्ट्रेस स्टेज में था। ठीक है, ओवरी यूट्रस सब इनएक्टिव पड़े हुए हैं। अब देखो, मान लीजिए इसका जो स्ट्रेस साइकिल है वो 1 सप्ताह का है। समझना आप कि 1 वीक का इनका स्ट्रेस साइकिल है, जिसमें मैं एग्जांपल ले लूँ 7 दिन है, तो 7 दिन में हम ऐसा करते हैं कि 3 डेज तो इनकी प्रो स्ट्रेस रहेगी, और फिर 1 दिन की इनकी स्ट्रेस रहेगी, और फिर प्रो स्ट्रेस, स्ट्रेस, मेट स्ट्रेस इनकी 2 दिन की हो गई, और एंड में कौन सी आती है, डाई स्ट्रेस, वो 1 दिन की हो गई। तो ये 7 दिन हो गए ना बच्चों। 3 दिन प्रो स्ट्रेस में रहेगा, फॉलिकल की ग्रोथ होगी,
एक दिन इस्ट्रस में चला जाएगा वो, जिस दिन ओवुलेशन हो जाएगा और वो फीमेल जो है कॉपुलेशन के लिए रेडी भी रहेगी। और फिर मेट इस्ट्रस 2 दिन की रहेगी और डाई इस्ट्रस 1 दिन की रहेगी। और पूरा इनका जो इस्ट्रस साइकिल कितना रहा, 1 वीक का। पॉली इस्ट्रस एनिमल का मामला थोड़ा डिफरेंट है। अब इसमें समझना क्या होता है, ब्रीडिंग सीजन कितने समय चल रही है, 1 महीने चलेगी। ये पूरा का पूरा इसका 1 मंथ का इनका ब्रीडिंग सीजन है। तो जैसी ब्रीडिंग सीजन आई और उसका जो पहला वीक है उसमें एक बार प्रो इस्ट्रस आया, फिर इस्ट्रस आया, फिर मेट इस्ट्रस आया और फिर डाई इस्ट्रस आया। ठीक है, कितने दिन लग गए इसमें, 7 डेज हो गए, एक इस्ट्रस साइकिल पूरा हो गया। और इसमें जब इस्ट्रस फेज आई थी तो फीमेल को कोई मेल नहीं मिला और उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ही नहीं पाई। तो इसमें फिर क्या होगा, 7 दिनों के बाद फिर से प्रो इस्ट्रस, इस्ट्रस, मेट इस्ट्रस और डाई इस्ट्रस आएगा। यानी कि 7 दिनों का एक और इसमें दूसरा इस्ट्रस साइकिल चल गया। इसमें भी अगर कोई मेल नहीं मिला और ब्रीडिंग नहीं हो पाई तो वापस फिर से प्रो इस्ट्रस, इस्ट्रस, मेट इस्ट्रस और डाई इस्ट्रस। कितने इस्ट्रस साइकिल चल गए बच्चों, 3 चल गए। और फिर वापस इसमें भी कोई पार्टनर नहीं मिला तो फिर से प्रो इस्ट्रस, इस्ट्रस, मेट इस्ट्रस और डाई इस्ट्रस इस तरह से चलेगा। और अनफॉर्चुनेटली अभी भी अगर कोई पार्टनर नहीं मिला तो ऐसे में ये 4 इस्ट्रस साइकिल होगा और अब तक तो ब्रीडिंग सीजन खत्म हो जाएगी। यानी कि अब ये एनिमल वापस किस में चला जाएगा, एन इस्ट्रस में चला जाएगा 1 साल के लिए। तो ऐसे एनिमल्स को जिनकी एक ही ब्रीडिंग सीजन में 1 से ज़्यादा इस्ट्रस साइकिल चलते हैं तो उन्हें हम पॉली इस्ट्रस कहते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जो मोनो इस्ट्रस होंगे उनमें क्या है कि लंबा एक पूरा सिंगल इस्ट्रस साइकिल चलेगा। ऑब्वियसली इनमें फिर प्रो इस्ट्रस भी लंबा रहता है, इस्ट्रस फेज भी 4-5 दिन चलती है और 4-5 दिन में कोई ना कोई मेल नॉर्मली मिल ही जाता है। और उस 4-5 दिनों में ये मल्टीपल टाइम्स कॉपुलेशन करते हैं। जो मोनोगेमस होते हैं एनिमल वो एक ही मेल के साथ करेंगे और जो पॉलीगेमस एनिमल्स होते हैं उनमें फीमेल मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के साथ कॉपुलेशन करती है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और इस तरह से ये जो है इम्प्लांटेशन भी हो जाता है। और लेकिन अगर उस ईस्ट्रस में नहीं हुआ इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर वो जो ब्रीडिंग सीजन है वो ख़त्म हो जाए। उस ब्रीडिंग सीजन में वो वापस ब्रीडिंग नहीं करेगी, है ना वो। और एनिमल का भी ये भी ध्यान रखना है कि इस ईस्ट्रस साइकिल की प्रो ईस्ट्रस, ईस्ट्रस, मेट ईस्ट्रस और डाई ईस्ट्रस जो 4 फेजेज है इनमें से सिर्फ ईस्ट्रस फेज में ही वो मेल को कॉपुलेशन के लिए अलाउ करती है और मेल को लेकर रिसेप्टिव हो जाती है, उसको लेकर एक्सेप्टेंस उसकी बढ़ती है। अदरवाइज प्रो ईस्ट्रस, मेट ईस्ट्रस और डाई ईस्ट्रस में और जो साल भर की जो नॉन ब्रीडिंग सीजन जो हमारी रहती है एन ईस्ट्रस जिसको हम कहते हैं, इसमें फीमेल जो है मेल को लेकर बिल्कुल भी रिसेप्टिव नहीं होती, एक्सेप्टेंस उसकी नहीं होती मेल को। तो बच्चों ये मैंने आपको थोड़ा समझा दिया। हमने 3-4 चीज़ें यहाँ पर समझ ली है कि एनिमल्स कितनी तरह के हैं, सीजनल ब्रीडर क्या होते हैं, नॉन सीजनल जिनको हम कंटिन्यूस ब्रीडर कहते हैं वो क्या होते हैं, है ना। और एक फाइनल पॉइंट मैं आपको और यहाँ डिस्कशन करके बता देता हूँ, डिस्कस कर लेते हैं हम कि मैंने यहाँ आपको क्या बताया कि ओवुलेशन कब होता है, ईस्ट्रस फेज में ओवुलेशन होता है। अब ओवुलेशन के भी 2 तरह के एनिमल्स 2 तरह के होते हैं बच्चों। एक होते हैं स्पॉन्टेनियस ओवुलेटर। इनमें ये रहेगा स्पॉन्टेनियस ओवुलेटर में कि जैसे ही ईस्ट्रस फेज आएगी, अब वो ईस्ट्रस फेज 2 दिन चलती 3 दिन चलती है, इनमें ओवुलेशन हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस ओवुलेशन, उनमें ओवुलेटर्स में ओवुलेशन हो जाता है विदाउट एनी स्टिमुलस। बस उनका एक चीज़ ज़रूरी है कि वो हीट में आ जाए, यानी कि ईस्ट्रस फेज में आ जाए। जैसे वो ईस्ट्रस फेज में आएगी ओवुलेशन विदाउट एनी स्टिमुलस, ठीक है बच्चों। और ऐसे में अगर कॉपुलेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। एक दूसरे होते हैं एनिमल्स, जैसे ईस्ट्रस आएगी वो रेडी तो हो गए, अब ओवुलेशन के लिए तैयार हैं, मैटिंग के लिए भी तैयार हैं, पर ये तब तक ओवुलेशन नहीं करेंगे जब तक इनकी मेल के साथ कॉपुलेशन नहीं होता है। और ऐसे एनिमल को हम इंड्यूस्ड ओव्यूलेटर कहते हैं। उनका ग्रेफियन फॉलिकल बन के तैयार है, रेडी है, मैच्योर है, ईस्ट्रोजन का लेवल भी पीक पर है, फीमेल भी हीट में है, लेकिन ओवुलेशन होगा नहीं, अपने आप स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा। अब ओवुलेशन के लिए एक सिग्नल चाहिए और जैसे कोई मेल आ गया
और मेल मिल गया और सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के तुरंत बाद उसमें ओवुलेशन हो जाएगा। ऐसे एनिमल्स को हम इंड्यूस्ड ओवुलेटर कहते हैं। और ये तो फैक्ट है बच्चों, आप समझ ही गएंगे कि इंड्यूस्ड ओवुलेटर में फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ स्पर्म अंदर जाएगा, सीमन अंदर जाएगा और कुछ समय में अंदर ओवुलेशन भी हो जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इंड्यूस्ड ओवुलेटर के जो एग्जाम्पल्स हैं इसमें पहले तो लिख दें कि स्टिमुलस इज रिक्वायर्ड। एंड व्हाट इज स्टिमुलस? स्टिमुलस यानी कि वो कॉपुलेशन है ना, स्टिमुलस यहाँ पर कॉपुलेशन है। अ स्टिमुलस इज रिक्वायर्ड फॉर ओवुलेशन। ओवुलेशन होगा तो स्ट्रेस फेज में ही, पर ये डिपेंड करेगा कि पार्टनर जो है अवेलेबल हुआ है या नहीं, कॉपुलेशन हुआ है या नहीं। और एग्जांपल है बच्चों कैट और जो रैबिट होते हैं उनमें इसी तरह से ये इंड्यूस्ड ओवुलेटर के एग्जांपल्स हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये ईस्टर साइकिल कंप्लीट होता है और हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी में ह्यूमन का ये सारा फिजियोलॉजिकल पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम जो दूसरे वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स हैं उनकी थोड़ी सी एम्ब्रियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।